नमस्कार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं। इस वीडियो को देखने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं का मैं इस वीडियो में हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं अमन तिवारी, एक अध्यापक, एक कवि, एक लेखक, एक सीरीज चला रहा हूं हिंदी संपूर्ण। हिंदी संपूर्ण में आप हिंदी के तमाम वो चैप्टर्स जो आपको दिक्कत होती है समझने में थोड़ी परेशानी होती है, उन सभी वीडियोस को मैं बड़ी सरल भाषा में कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। इसी श्रृंखला में मैंने कल एक वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, आपके समक्ष लेके आया था, हिंदी भाषा विकास का पार्ट 1। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी भाषा का विकास का पार्ट 2। मैंने बताया था आपको हिंदी भाषा का विकास एक बड़ा टॉपिक है, कम से कम 4 लेक्चर, कम से कम 4 या 5 लेक्चर इसमें बनेंगे। तो इसका दूसरा लेक्चर जो है मैं आज लेकर आया हूँ आप सबके सामने। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके प्ले लिस्ट में, चैनल का नाम है CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011, और हमारे चैनल पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी हिंदी के नाम से, कंप्लीट हिंदी के नाम से। उसमें आप मेरे सारे लेक्चर्स अच्छे से खोज पाएंगे। तो उसमें पहला लेक्चर जो है आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ही दूसरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ हिंदी भाषा का विकास भाग 2। ये दूसरा लेक्चर है मेरा यहाँ पर। तो आप सभी से निवेदन है कि पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था कि भाषा क्या होता है। मैंने भाषा के संदर्भ में आपको बताया था भाषा क्या होता है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी हैं वो भाषा के संदर्भ में क्या अपना कथन रख रहे हैं, उस कथन को भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। मैंने भाषा के संदर्भ में आपको बताया था कि पंडित कामता प्रसाद गुरु भाषा के संदर्भ में क्या सोचते हैं, वो भी मैंने आपको वहाँ पर रखा था। और मैंने साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि हिंदी का विकास एक चरणबद्ध तरीके से हुआ है। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत हुआ करती थी भारत की। संस्कृत से पाली बनी, फिर पाली से प्राकृत बनी, फिर प्राकृत से बहुत सारी भाषाएं बनी जिनको अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। और उन अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ, और जिनमें से एक हिंदी भी है। तो कह सकते हैं कि अपभ्रंश का विकास भी, हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से हुआ है। ये तमाम बातें हम पीछे समझ चुके थे। साथ ही हमने इसमें पिछले वीडियो में ये भी समझा कि भारतीय आर्य भाषा किसे कहते हैं और भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो उन्हीं भाषाओं को समझने के बाद आगे का जो आज का सेशन है उसको हम शुरू करने वाले हैं। इसको हम शुरू करें इससे पहले कुछ बेसिक मूलभूत बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, उनको समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया था कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत हुआ करती थी। बच्चों, भाषा परिवर्तनशील होती है, समय के साथ, पीढ़ियों के साथ उसमें परिवर्तन आते ही हैं, भाषा अपना रूप बदलती है। इसी वजह से संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ। पाली का विकास हुआ। पाली भाषा के बाद एक और भाषा भारत में बनी जिसको हम कहते हैं प्राकृत भाषा। और ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा से ही पाली का परिवर्तन हुआ। तो पाली में संस्कृत का बहुत बड़ा रोल है। और फिर पाली के बाद प्राकृत भाषा बनी, उसमें भी संस्कृत का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये सारी भाषाएं जो आगे बढ़ रही हैं ये संस्कृत को ही बदलकर उनके शब्दों में आमूल चूक परिवर्तन करके विकसित हो रही हैं। तो इस वजह से संस्कृत से पाली बनी, उसके बाद प्राकृत बनी, और फिर पूरे भारत में कई भाषाएं एक साथ जन्म लेती हैं। और उन भाषाओं के प्रचलन की वजह से बच्चों संस्कृत भाषा का पतन होना शुरू हो गया, संस्कृत भाषा के शब्दों में परिवर्तन होना शुरू हो गया, संस्कृत भाषा नष्ट होना शुरू हो गई, और संस्कृत के शब्द धीमे धीमे नष्ट होते चले गए और नया रूप उनका विकसित होता चला गया और नई नई भाषाएं उससे बनके विकसित हुई, जिन भाषाओं को हम अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। एक शब्द में अगर हम कहना चाहें,
अपभ्रंश। अपभ्रंश के नाम से इन भाषाओं को हम जानते हैं। बहुत सारे अपभ्रंश बने हैं। जैसे मैं कहूं कि शौरसेनी, शौरसेनी एक भाषा है बच्चों, ये एक अपभ्रंश है, क्योंकि ये संस्कृत के शब्दों को बदलकर या उनको नष्ट करके बनी हुई है। अर्धमागधी, अर्धमागधी एक अपभ्रंश है बच्चों। मागधी एक अपभ्रंश है बच्चों। ये भाषाएं हैं बहुत सारी, इन सभी भाषाओं को अपभ्रंश कहते हैं। और ये भाषाएं बनी हैं प्राकृत भाषा के बनने के बाद के समय में। और सभी भाषाएं जो ये लिख रहा हूं मैं, ये बनी हैं संस्कृत के शब्दों को बदल बदल कर। तो शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचर, पैशाची, महाराष्ट्री, ये जो भाषाएं मैं लिख रहा हूं, जैसे शौरसेनी भाषा, अर्धमागधी भाषा, मागधी भाषा, खस भाषा, ब्राचर भाषा, पैसाची भाषा, महाराष्ट्री भाषा, ये सभी भाषाएं संस्कृत शब्दों से बनी हैं और संस्कृत शब्दों को विकृत करके बनी हैं। इस वजह से इन शब्दों को अपभ्रंश कहते हैं। और आगे चलकर इन्हीं भाषाओं से आधुनिक भाषाएं विकसित हुई हैं बच्चों। इन्हीं भाषाओं से आधुनिक भाषाएं विकसित हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी भी एक आधुनिक भाषा है। तो वो किस से विकसित हुई है? तो कह सकते हैं कि अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे विकसित हुई है? अपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी। हिंदी का एक प्रारंभिक रूप और है जिसको हम अवट्ठ कहते हैं। वो भी कुछ प्राचीन कुछ लोग जो है उसको प्राचीन हिंदी के नाम से जानते हैं। तो उसको भी हिंदी ही कैटेगरी में रखा जाएगा, हिंदी ही माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अपभ्रंश ये जो लिखे हुए हैं इनको अच्छे से समझा जाए। आज हमारा मेन फोकस रहेगा अपभ्रंश के ऊपर, कि सबसे पहले हम अपभ्रंश को अच्छे से समझें। क्योंकि संस्कृत से पाली भाषा बनी जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। फिर उसके बाद प्राकृत भाषा बनी जिसका संबंध जैन धर्म से है। और फिर 500 ईस्वी के आसपास जन्म लेना शुरू किया अपभ्रंश ने, अपभ्रंश भाषाओं ने। और अपभ्रंश भाषाओं का जो समय सीमा है बच्चों, वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। तो इस वजह से इनको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि आधुनिक भाषाएं अपभ्रंश भाषाओं से ही विकसित हुई हैं। तो कुल मिला के आप लोग आज का उद्देश्य समझ गए होंगे वीडियो का, कि आज हम समझने वाले हैं अपभ्रंश भाषाओं को। वैसे तो हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे अपभ्रंश के बाद। हम पढ़ेंगे कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं, हिंदी को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है, और किस किस अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषा व बोली विकसित हुई है। ये तमाम चीज़ें हमें सीखनी है, लेकिन मेन फोकस आज हमारा रहेगा अपभ्रंश के ऊपर। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। आप सभी लोग जुड़े रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप मेरे साथ यहाँ पर बने रहे तो मैं एक बात का आपसे वादा करके जाता हूँ कि हिंदी के जटिल से जटिल प्रश्न आपको सरल लगने लगेंगे, सरल लगने लगेंगे और समझ में भी आएंगे। क्योंकि मैं आपको आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं भी कभी छात्र रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारे क्षेत्र में पढ़ाई का स्तर क्या है, स्कूली शिक्षा का स्तर क्या है। इस वजह से मैं जीरो से बिल्कुल शुरू कर रहा हूँ। हर छोटी से छोटी बात आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि दूर दूर गांव में बैठे हमारे ग्रामीण अंचल के भाई, ग्रामीण अंचल में जो रहते हैं, या फिर ऐसे भाई जो किसी भी वजह से अपना प्रारंभिक शिक्षा जो थी उनकी अच्छी नहीं रही, या एकेडमिक शिक्षा उनकी अच्छी नहीं रही, तो वो यहाँ से मेरे वीडियोज़ को देख के कंप्लीटली हिंदी को समझ पाएँ, पूरी तरीके से हिंदी को समझ पाएँ। इसका मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास कैसे हुआ, हमें यह समझना है। आज की हेडिंग है अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास। क्यों? क्योंकि हिंदी भी एक आधुनिक भाषा है और वो अपभ्रंश से पैदा हुई है। तो इस तथ्य को हमें समझना जरूरी है। और इससे पहले कि हम भारतीय भाषाओं के विकास को समझें, हम सबसे पहले अपभ्रंश को समझेंगे। अपभ्रंश किसे कहते हैं, आइए देखिए। जैसा कि हम जान चुके हैं कि भारत में सर्वप्रथम आर्यों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। ये बात मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताई थी। सबसे पहले भारत की भाषा क्या हुआ करती थी? संस्कृत हुआ करती थी। और संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन होने से, बदलाव होने से पाली भाषा बनी। कौन सी भाषा बनी?
पाली भाषा बनी, और फिर उसी प्रकार जैसे पाली भाषा बनी संस्कृत से, उसी प्रकार पाली के बाद प्राकृत भाषा बनी। बच्चों ये बात अच्छे से आप लोग जानते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत थी। संस्कृत भाषा में परिवर्तनशीलता के कारण पाली भाषा का विकास हुआ, और परिवर्तनशीलता के कारण ही प्राकृत भाषा का विकास हुआ। और समय जैसे जैसे गुजरता जाता है वैसे वैसे भाषा में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आप लोग देखिए कि हिंदी जब बनी 1100 ईस्वी के आसपास, तब हिंदी का प्रारंभिक रूप अलग था। लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में अगर हिंदी को देखें तो हिंदी के शब्द पूर्णतया बदल चुके हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, ये सभी भाषाओं का समावेश हो गया है। इन सभी भाषाओं के शब्द समावेशित हो गए हैं। आज की भाषा हिंदी अलग है उस हिंदी से जो 1100 ईस्वी के आसपास बनी थी। समय बदलता रहता है, शब्दों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये लगातार चलती रहती प्रक्रिया, और एक समय ऐसा आता है कि कोई भाषा अपने प्रारंभिक रूप से आगे चलकर बिल्कुल बदल जाती है। तो इसी तरीके से संस्कृत भाषा में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने से पाली भाषा बनी, और पाली भाषा के बनने के बाद प्राकृत भाषा बनी। प्राकृत भाषा के बाद संस्कृत के शब्दों को बड़े पैमाने पर परिवर्तित होने से संस्कृत के शब्दों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होने से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं देखने को मिली, जिन्हें अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छे से कि जैसे संस्कृत से पाली बनी थी, फिर पाली के बाद प्राकृत बनी थी, ठीक उसी प्रकार संस्कृत के शब्दों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होना शुरू हो गया। संस्कृत के शब्दों को लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया, बदलना शुरू कर दिया, और संस्कृत के शब्दों को विकृत करना शुरू कर दिया, जिससे बहुत सारी भाषाएं अलग अलग रूप में हमें देखने को मिली, और उन्हीं भाषाओं को हम अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है नष्ट होना। गौर फरमाइए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ अगर देखें, उस शब्द का अर्थ देखें, तो उसका मतलब होता है नष्ट होना या नष्ट करना। अब यहां नष्ट क्या किया गया, क्या नष्ट हुआ है जो इसको अपभ्रंश कहा जा रहा है भाषा को? बच्चों, नष्ट किया है संस्कृत के शब्दों को। उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर ये चीज आप तत्सम और तद्भव से बहुत अच्छे समझ सकते हो कि क्षीर शब्द हुआ करता था, क्षीर, और क्षीर में परिवर्तन हुआ तो खीर बन गया। तो हम कह सकते हैं खीर के प्रचलन ने क्षीर का अस्तित्व खत्म कर दिया। ये क्षीर और ये खीर बिल्कुल अलग अलग है। तो क्षीर खीर बन गया, आम्र आम बन गया, अम्लिका से इमली बन गई। पहले अम्लिका से इका प्रत्यय हटा तो अम्ली बना, और अम्ली से फिर इमली बना। तो ये जो शब्द नए नए बन गए, इनसे पुराने शब्दों का प्रचलन खत्म होता चला गया। तो हम कह सकते हैं संस्कृत के शब्दों में बड़े पैमाने पर जब परिवर्तन हुआ तो संस्कृत के शब्द नष्ट होना शुरू हो गए, उनका प्रचलन खत्म हो गया, और उस प्रचलन को खत्म करने की वजह से जो भाषाएं विकसित हुई उनको कहा गया अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है नष्ट होना। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भाषा का वह रूप जो संस्कृत के शब्दों तथा तत्वों को बदलकर या नष्ट करके बना हो, उसे अपभ्रंश कहते हैं। बच्चों, ये सीधा सा एक तथ्य है जिसको आप समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी भाषा जो संस्कृत के शब्दों को नष्ट करके या उसको संस्कृत के शब्दों को बदल कर बनी हो, तो उसको हम अपभ्रंश कहेंगे। आप देखिए, आपका कोई पुराना मकान हो, उदाहरण के तौर पे अगर आपका कोई पुराना मकान है आपके पुरखों के समय का, बाबा जी ऐसा बना गए थे, आपकी पीढ़ी आई, आपके पिताजी की पीढ़ी आई, उन्होंने इसको जो छत ऐसी थी उसको सपाट कर दिया इस तरीके से। आप आए तो आपने इस पे कमरा बनवा लिया ऊपर। अब जो प्रारंभिक रूप था घर का वो बिल्कुल बदल चुका है। हम कह सकते हैं कि पुराने घर को तो बिल्कुल नष्ट ही कर दिया एक तरीके से, ये तो नया नक्शा बन गया एक तरीके से। सेम टू सेम जब संस्कृत के शब्दों में कुछ प्रत्यय लगाकर, कुछ मात्राएं घटाकर, कुछ मात्राएं जोड़कर, कुछ प्रत्यय जोड़कर, कुछ उपसर्ग जोड़कर उनमें बदलाव करके एक नया रूप दे दिया गया, तो संस्कृत का पुराना शब्द का तो अस्तित्व खत्म हो गया और नया शब्द प्रचलन में आ गया।
तो नए शब्द के प्रचलन की वजह से पुराने शब्दों का प्रचलन कम होता चला गया, संस्कृत के शब्दों का प्रचलन कम होता चला गया, जिससे संस्कृत भाषा एक तरीके से धीमे धीमे नष्ट होती चली गई। और जो भाषाएं संस्कृत के शब्द के नष्ट करके बनी थीं, जो भाषाएं संस्कृत के शब्दों को नष्ट करके बनी थीं, उन भाषाओं को नाम दिया गया अपभ्रंश। तो फिर समझ लीजिए एक बार, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भाषा का वह रूप जो संस्कृत के शब्दों तथा तत्वों को बदलकर या नष्ट करके बना हो, उसे अपभ्रंश कहते हैं। तो अपभ्रंश क्या है बच्चों? अपभ्रंश भी कुछ और नहीं है, अपभ्रंश भी वो भाषा ही है, लेकिन ये उस दौर की भाषा है या इनके बनने की जो प्रक्रिया है वो ऐसी है कि जिसकी वजह से संस्कृत के शब्दों को नष्ट कर दिया गया, नष्ट हो गई संस्कृत के शब्द, या संस्कृत के शब्दों को बदल कर नए नए शब्द बनाए गए, जिससे ये भाषाएं बनी थी, इस वजह से इन्हें कहा गया अपभ्रंश। 500 ईस्वी से, गौर फरमाइए, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच तक जो भाषाएं अस्तित्व में रहीं, उन सभी भाषाओं को अपभ्रंश भाषा के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि अपभ्रंश कोई एक ही है, कई सारे अपभ्रंश हैं बच्चों, ये शोध का विषय है। और जितने शोध हो चुके हैं उन शोधों के अनुसार मैं पूरा डेटा आपके सामने लेकर आया हूं। तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो भाषाएं रही हैं वही अपभ्रंश हैं। और शोध करने से, प्रयोग करने से यह पता चला है कि वो सारी भाषाएं संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन करके बनाई गई हैं, इस वजह से इन्हें अपभ्रंश भाषा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांच सौ ईस्वी के आसपास भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपभ्रंशों ने जन्म लिया। इस चीज को समझ लीजिए कि 500 ईस्वी के आसपास भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपभ्रंश भाषाओं ने जन्म लिया, जिससे अपभ्रंश के कई भेद देखने को मिले। शोध करने से यह पता चला कि 500 ईस्वी के आसपास भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जा रही थीं, वो भाषाएं संस्कृत से ही विकसित हुई थीं और संस्कृत के शब्दों को परिवर्तित कर करके विकसित हुई थीं, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपभ्रंश प्रयोग किए जा रहे थे। अपभ्रंश भाषाओं का चलन 1000 ईस्वी तक देखने को मिलता है। एक राउंड फिगर रखा गया आपके सामने ताकि परीक्षा में कभी प्रश्न पूछा जाए तो आप अच्छे से बता सकें। एक चीज मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं बच्चों कि बहुत सारे भाषा शास्त्रियों ने, बहुत सारे भाषा विज्ञानियों ने अलग अलग शोध किए हैं और सबके आंकड़ों में थोड़ा बहुत परिवर्तन है, थोड़ा बहुत अंतर है, तो उसको लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहां पर मैं जो आंकड़े लेकर आ रहा हूं वो कई पुस्तकों को मथने के बाद, कई तथ्यों को मथने के बाद मैं आंकड़े लेकर आ रहा हूं और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सही होगा उत्तर मैं वो लेके आ रहा हूं। आप सीधा समझ लीजिए कि 1000 ईस्वी तक जो भाषाएं भारत में प्रयोग की गई और कहां से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, उनको अपभ्रंश भाषा के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 1000 ईस्वी तक जो देखने को मिलता है क्या अपभ्रंश भाषाओं का चलन, कालांतर में, कालांतर मतलब काल का अंतर, मतलब समय बदलने पर, समय का बदलाव जब हुआ तो इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से, इसी अपभ्रंश भाषाओं में बदलाव के कारण आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। जैसे संस्कृत से पाली बनी थी, फिर पाली के बाद प्राकृत भाषा बनी थी बदलाव की वजह से, फिर इसी संस्कृत के शब्दों में बदलाव की वजह से अपभ्रंश भाषाएं विकसित हुई, और फिर इन्हीं अपभ्रंशों में परिवर्तन होने पर आज जो भाषाएं पूरे देश में बोली जा रही हैं, खास करके उत्तर भारत में, वो भाषाएं विकसित हुई। इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। और आप लोग ये अच्छे से समझते हैं कि इन्हीं आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी भी है। तो कालांतर में इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं में बदलाव के कारण आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। अब हम ये समझेंगे कि अपभ्रंश कितने हैं, अपभ्रंश के भेद कितने हैं, और उन अपभ्रंशों से कौन कौन सी आधुनिक भारतीय भाषाएं विकसित हुई हैं। तो सबसे पहले ये हेडिंग पढ़ी अपभ्रंश के भेद, और एक तरफ लिखा गया है अपभ्रंश भाषाएं, अपभ्रंश के नाम, और इन अपभ्रंशों से कौन कौन सी आधुनिक भारतीय भाषाएं विकसित हुई हैं वो लिखी हुई हैं। और इनको जितना अच्छे से आप समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न आप बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, शौरसेनी, शौरसेनी एक भाषा का नाम था जो संस्कृत को नष्ट करके या संस्कृत के शब्दों में बदलकर बनी थी। शौरसेनी
भाषा एक अपभ्रंश भाषा है और आगे चलकर इसी अपभ्रंश भाषा से, इसी शौरसेनी भाषा से पश्चिमी हिंदी, आज की जो पश्चिमी हिंदी है वो विकसित हुई। राजस्थानी जो हिंदी है वो भी इसी शौरसेनी से ही विकसित हुई है बच्चों। और गुजराती जो भाषा है, जो गुजराती भाषा है वो भी इस शौरसेनी से ही विकसित हुई है। तो देखिए इस शौरसेनी भाषा से, इस शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी विकसित हुई है, राजस्थानी हिंदी विकसित हुई है और गुजराती विकसित हुई है। इसके बाद एक दूसरा अपभ्रंश है बच्चों जिसको अर्धमागधी के नाम से जानते हैं। और इस अर्धमागधी अपभ्रंश से या अर्धमागधी भाषा से पूर्वी हिंदी, आज के समय की जो पूर्वी हिंदी है वो विकसित हुई है। इन सभी भाषाओं को आगे चल के हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप ये समझिए कि अर्धमागधी से कौन सी हिंदी विकसित हुई है? पूर्वी हिंदी। फिर तीसरा अपभ्रंश या तीसरी अपभ्रंश भाषा है मागधी। मागधी से बच्चों बिहारी हिंदी विकसित हुई है, उड़िया भाषा विकसित हुई है, बांग्ला भाषा विकसित हुई है, असमिया भाषा विकसित हुई है। चौथा अपभ्रंश है खस। खस से पहाड़ी हिंदी विकसित हुई बच्चों। खस अपभ्रंश से या खस अपभ्रंश भाषा से पहाड़ी हिंदी विकसित हुई है। फिर पांचवा अपभ्रंश है ब्राचड़। ब्राचड़ से सिंधी भाषा विकसित हुई है बच्चों। और छठवां अपभ्रंश है पैशाची, और पैशाची से लंगहदा और पंजाबी भाषाएं विकसित हुई हैं बच्चों। और फिर सातवां अपभ्रंश है महाराष्ट्री, और महाराष्ट्री से मराठी भाषा विकसित हुई है। ये आज के समय की भाषाएं हैं और ये अपभ्रंश भाषाएं हैं। और ये अपभ्रंश भाषाएं किससे बनी हैं? संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन करके। और इनकी समय सीमा क्या है बच्चों? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ये भाषाएं चलन में थी। इनके नाम ये थे और आज इनका नाम इस रूप में है। इन भाषाओं से, इन अपभ्रंश भाषाओं से आज के समय में ये भाषाएं विकसित हुई हैं। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आपको टेलीग्राम के माध्यम से इसका नोट्स भी मुहैया करा दिया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाया करेगी। कैसे भी करके आप इसको समझ लें। आधुनिक भारतीय भाषाएं किस किस अपभ्रंश से विकसित हुई आपको पता होना चाहिए। जैसे सवाल पूछ ले पेपर में, बताइए राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप बताइए राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। आपसे पूछ ले कभी कि बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आपको पता होगा कि मागधी से हुआ है। आपसे पूछ ले कभी कि भैया बताइए पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि भैया पैशाची से हुआ है। आपसे पूछ ले कभी कि भैया पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप बता सकते हैं अर्धमागधी से हुआ है। अगर आपको ये अपभ्रंश और उनसे विकसित होने वाली भाषाएं समझ में आ गई हैं, तो आप ये मान के चलिए इनसे संबंधित प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की उपभाषाएं तथा बोलियां। उपभाषाएं तथा बोलियां, सबसे बड़ा तथ्य तो यह है कि भाषा की उपभाषा और फिर बोलियां, ये क्या तथ्य है सर? बच्चों देखो, हर चीज का एक अपना रूप होता है, एक अपना दायरा होता है। जब मनुष्य बचपन में होता है, 1 से लेके 3 वर्ष 4 वर्ष तक रहता है, जब तक वो अपने पैरों पे अच्छे से नहीं चल पाता, तब तक हम उसको शिशु कहते हैं। जब तक वो स्तनपान करता है तब तक उसको हम शिशु कहते हैं। उसकी अवस्था को शिशु कहा गया है तो इंसान ही, लेकिन वो जब छोटा है तो उसको शिशु कहते हैं। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पे चलना लगता है और खाने पीने लगता है, प्रारंभिक शिक्षा लेना शुरू करता है, तब उसको बालक या बालिका कह के संबोधित करते हैं। फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो किशोर बनता है, किशोरी बनती है। फिर और बच्चा जब बड़ा होता है वो प्रौढ़ बनता है, जवान होता है, फिर प्रौढ़ बनता है, फिर वृद्ध बनता है। तो मनुष्य तो वही है, लेकिन उसकी अलग अलग स्टेजें हैं। उसके आकार, उसके रंग रूप, उसके समय काल को देखते हुए उसके अलग अलग पड़ाव हैं और अलग अलग पड़ाव में उसके अलग अलग नाम होते हैं। सेम इसी प्रकार से भाषा एक बृहद शब्द है, एक बहुत बड़ा शब्द है भाषा। भाषा का मतलब किसी राज्य या किसी राष्ट्र की लोगों की बोली से होता है, भाषा से होता है। जो किसी राष्ट्र या किसी राज्य की भाषा को संबोधित करने के लिए जब हम उसको जब प्रयोग करते हैं तो हम भाषा शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं आप देखिए कि जब हम बोलते तो हम सभी हिंदी हैं, लेकिन आप जरा देखिए, गौर फरमाइए, अगर आप मैनपुरी से संबंधित है तो मैनपुरी के क्षेत्र के लोग कैसे बोलते हैं? और भैया क्या हाल है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो हमारे क्षेत्र की जो बोली है, जो हमारी क्षेत्र की भाषा है, वो थोड़ी सी अलग है।
और वहीं आप थोड़े से भोगांव से आगे बढ़ेंगे, बेवर की साइड चलेंगे, छिबरा मऊ, कन्नौज, फरुखाबाद की शायद बढ़ेंगे, तो लोग कैसे बोलते हैं, आबो बैठो, कहाँ जाता हो, का करता हो, का हाल भाई तुम आओ, आओ सुनावो कैसे हो। तो देखिए आप थोड़ा लहजा बदल गया। आप जरा इधर जाएंगे गंज डुरवारा साइड, बदायूं साइड, तो वहां कैसे लोग बोलते हैं, हम ना जाएंगे, हम ना पियेंगे, हम ना करेंगे। और थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, मैनपुरी से ऊपर, ऊपर का मतलब पीछे की तरफ, पश्चिम की तरफ, आगरा की तरफ जाएंगे, फिरोजाबाद की तरफ जाएंगे, मथुरा की तरफ जाएंगे, तो वहां लोग कैसे बोलते हैं, मैं ना जा रहा हूं, मैं ना कर रहा हूं, ए लाला का कर रहा हो तू। तो हर क्षेत्र में भाषा का हमें अलग अलग रूप देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिए, भाषा के कई रूप होते हैं। भाषा का सबसे छोटा रूप अगर मैं बात करूं तो वो होता व्यक्ति बोली, लेकिन परीक्षाओं में व्यक्ति बोली से संबंधित प्रश्न नहीं आता, तो इसलिए अभी मैं बात करूंगा सिर्फ बोली की। भाषा का सबसे छोटा रूप अगर माना गया है, जिसको हम साहित्यिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वो है बच्चों बोली। जब कोई भाषा किसी नगर, किसी जिले तक सीमित हो, एक दो गांव तक सीमित हो, दो चार गांव तक सीमित हो, मतलब जिसका सीमा क्षेत्र थोड़ा छोटा हो, और जिसमें कोई भी साहित्यिक रचना ना होती हो, सिर्फ बोलचाल की भाषा हो, सिर्फ बोली जाने वाली भाषा जो लिखी ना जाती हो, सिर्फ बोली जाती हो, उसको हम कहते हैं बोली। उसको क्या कहते हैं, बोली। ये भाषा का रूप है। फिर कई बोलियों को मिलाकर, या बोली से बड़ा क्षेत्र जिसके अंतर्गत कई बोलियां आती हैं, जैसे एक राज्य या एक मंडल या एक से ज्यादा मंडल, कई बार एक से ज्यादा राज्य सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये जब बोलियां अपने अपने क्षेत्र जिलों से बढ़कर कई बोलियां इकट्ठी होती, मिलती जुलती बोलियां होती हैं, उनको हम एक उपभाषा मान लेते हैं। आपस में मिलती जुलती बोलियां होती हैं, उनका एक समूह बना लिया तो उनको उपभाषा कहा जाता है। बोली से बड़ी होती है उपभाषा। उपभाषा के अंतर्गत क्षेत्रीय साहित्य आता है, लौकिक साहित्य आता है बच्चों, उसमें लौकिक साहित्य लिखा जाता है, लेकिन बोली के अंतर्गत सिर्फ बोली आती है, जो बोली जाती है, उसको लिखा नहीं जाता। इसी तथ्य को हम अच्छे से समझने वाले हैं आज, कि बोली किसको कहते हैं, उपभाषा किसको कहते हैं, और भाषा किसको कहते हैं। वैसे तो भाषा के बहुत सारे रूप हम अलग अलग पढ़ेंगे, राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, है ना। लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो उद्देश्य है, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप हम सीख के चलेंगे। अभी हमारा उद्देश्य है उपभाषा और बोली के संदर्भ में। तो आइए सबसे पहले तो इस तथ्य को समझ लीजिए। इस तथ्य को समझे बगैर आप लोग आगे ना बढ़े। तथ्य है कि एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा में कई बोलियां होती हैं। इस चीज को अपने दिमाग में ठाल लीजिए। कोई एक भाषा का दायरा मान लो इतना बड़ा है, ये तो एक भाषा में अगर ये भाषा थी तो एक भाषा में कई उपभाषाएं हो सकती हैं, ये मान लो उपभाषाएं हैं, और एक उपभाषा में कई बोलियां होती हैं, ये मान लो बोलियां हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 5 हैं, ठीक है। तो भाषा का दायरा थोड़ा बड़ा है। भाषा के अंतर्गत आती हैं उपभाषाएं, ये हो गई उपभाषाएं, उपभाषाएं या उपभाषा, और एक एक उपभाषा के अंतर्गत होती है बोली। इस तथ्य को आप समझ लीजिए कि भाषा बड़ा रूप है, भाषा से छोटा है उपभाषा, और उपभाषा से भी छोटा है बोली। तो भाषा के कई रूप होते हैं। तो सबसे पहला तथ्य यही समझना है आपको कि एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा में कई बोलियां होती हैं। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो आप ये समझिए आपको बहुत समझ में आ रहा है, क्योंकि आगे चल के आपके तथ्य और स्पष्ट होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके दिमाग से ज्ञान का जो पर्दा है, ज्ञान के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञान रूपी जो अंधकार छाया, वो धीमे धीमे खत्म होता चला जाएगा आप जैसे जैसे चीजें समझेंगे। तो अभी हम समझने वाले हैं उपभाषा तथा बोली, इनमें क्या आपस में संबंध होता है। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा में कई बोलियां होती हैं। अब हम समझते हैं कि उपभाषा क्या है, किसे कहते हैं उपभाषा। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा में कई बोलियां होती हैं। तो हम ये समझेंगे कि हम जब हिंदी भाषा की बात करते हैं, जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं इसके अंदर, क्योंकि एक भाषा में कई उपभाषाएं होती हैं, तो हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं और उन उपभाषाओं में
कितनी बोलियां हैं, हम ये सारी चीजें समझेंगे तभी हम हिंदी को अच्छे से समझ पाएंगे। हिंदी भाषा है तो हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं, और हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं और प्रत्येक उपभाषा में कितनी कितनी बोलियां हैं, हमें ये समझना है तथ्य। और उसको समझने के लिए पहले हमें उपभाषा समझना पड़ेगा। तो आइए, हम जानते हैं भारत में सर्वाधिक जनता हिंदी भाषा को प्रयोग करती है। बिल्कुल, ये तथ्य तो सभी आप परिचित हैं कि भारत की सर्वाधिक जनता किस भाषा को प्रयोग करती है? हिंदी को प्रयोग करती है। किंतु आपने कभी ध्यान दिया हो कि अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी के अलग अलग रूप हैं? बिल्कुल हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा था आपसे कि आप देखिए, जरा आगरा साइड जाके देखिए, मथुरा साइड जाके देखिए, हिंदी का एक अलग रूप है। आप कन्नौज में जाके देखिए, फरुखाबाद में जाके देखिए, हिंदी का एक अलग रूप है। आप जाके देखिए देवरिया साइड में, वहां हिंदी का एक अलग रूप है। बिहार में जाके देखिए, हिंदी के अलग रूप है। तो हिंदी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप विकसित हैं, ये भी हमें पता है। जैसे राजस्थान के लोगों की हिंदी अलग तरह की है, बिल्कुल, राजस्थानी लोग हिंदी अलग तरीके से बोलते हैं। बिहार के लोगों की हिंदी अलग तरह की है, बिल्कुल, हिंदी बिहार के लोगों की अलग है। पश्चिमी हिंदी अलग तरह की है, हम पश्चिमी क्षेत्र में रहते हैं हम लोग, तो हमारे क्षेत्र की हिंदी अलग तरीके की है। और पूर्वी हिंदी, जो पूर्वी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, और उसमें अगर हम हिंदी की रूप देखें तो वो अलग तरह की हिंदी है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा का वह रूप जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रतीत होता है, उपभाषा कहलाता है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, अगर हम अपने देश को अलग अलग बड़े बड़े क्षेत्रों में, राज्यों या मंडलों के आधार पर बांट दें, तो जो बड़े बड़े क्षेत्र निकल के आएंगे, सबसे बड़े क्षेत्र से भारत में से छोटे छोटे हिस्से जो करेंगे हम, वो उपभाषा कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? उपभाषा कहलाएंगे। किसी उपभाषा का विस्तार मतलब फैलाव किसी एक मंडल अथवा एक से अधिक मंडलों या किसी एक राज्य अथवा एक राज्य से अधिक राज्यों तक हो सकता है। ये तथ्य मैं पहले भी आपको समझा रहा था और फिर से समझा रहा हूं कि भाषा, हिंदी भाषा आधे से ज्यादा भारत में बोली जाती है, आधे से ज्यादा भारत में। और हम तो कहते हैं कि भगवान करे कि वो दिन जल्दी से जल्दी आए जब ये भाषा भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में बोली जाए, क्योंकि हमारा राष्ट्र एक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक है, हमारा राष्ट्रगान एक है, हमारी राष्ट्रीय भाषा भी एक होनी चाहिए। और वो दिन सबसे सुनहरा दिन होगा, वो सबसे स्वर्णिम दिवस होगा जिस दिन पूरे भारत के लोग एक सुर में एक साथ हिंदी को अपनाएंगे। लेकिन फिर भी वर्तमान समय में आधे से ज्यादा भारत में हिंदी बोली जाती है। अब हर क्षेत्र की हिंदी, पूर्वी क्षेत्र की हिंदी अलग है, पश्चिमी क्षेत्र की हिंदी अलग है, राजस्थान की हिंदी अलग है, बिहार की हिंदी अलग है। तो जो ये अंतर है अलग अलग क्षेत्रों की हिंदी में, बस इसी को बच्चों उपभाषा के नाम से जानते हैं, इसी को उपभाषा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब साहित्य के आधार पे हम उपभाषा की क्या परिभाषा, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि पेपर में साहित्य के आधार पर कई बार उपभाषा की परिभाषा के आधार पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्या कहती है साहित्य के आधार पर उपभाषा? कि किसी भाषा का वह रूप जो किसी राज्य तथा लौकिक साहित्य तक सीमित हो, लौकिक साहित्य तक सीमित हो, उपभाषा कहलाता है। दो चीजें ध्यान से समझिए, किसी भाषा का वह रूप जो किसी राज्य तक या मंडल तक फैला हुआ हो तथा जिसका लौकिक साहित्य तक सीमित हो। मतलब जिस भाषा का वो रूप जिसमें लौकिक साहित्य, गौर फरमाइए आप, लौकिक साहित्य। बच्चों एक साहित्य तो वो होता है जिसको पूरा देश सुनता है। जैसे हिंदी खड़ी बोली अभी हमारी मानक भाषा है, तो खड़ी बोली में जो भी साहित्य लिखा जाएगा वो राष्ट्रीय साहित्य है, उसको पूरा राष्ट्र समझ सकता है, उसको सुन सकता है, पूरे राष्ट्र से संबंधित है वो, क्योंकि पूरे राष्ट्र में हमारे में खड़ी बोली प्रचलित है। लेकिन जब किसी स्थानीय बोली में जब कोई साहित्य लिखा जाता है तो वो उसी समाज, उसी लोक व्यवहार के लोगों से संबंधित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे होरी, वैसे तो होली बोलना चाहिए लेकिन हमारे क्षेत्र में होरी बोला जाता है। होरी जो साहित्य है वो हमारे ब्रजमंडल में ही चलता है केवल। जैसे रसिया है वो हमारे क्षेत्र में ही चलता है केवल।
आप देखिए राजस्थान में और हरियाणा साइड में आपको रागिनी मिलती हैं। आप अगर महाराष्ट्र में जाएं तो वहाँ पे लावणी वगैरह गाई जाती हैं। तो हर क्षेत्र का अपना एक साहित्य होता है। तो वैसे ही एक ऐसी भाषा या वो भाषा का रूप जो केवल एक राज्य तक फैला हो या एक कुछ मंडलों तक फैला हो और उसमें लौकिक साहित्य माने क्षेत्रीय साहित्य लिखा जाता हो, उसको हम उपभाषा कहते हैं, वही उपभाषा कहलाता है। मैं आपको बता दूं, हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं या हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी उपभाषाओं में विभाजित किया? हमारी हिंदी को हम कितने भागों में, अगर ये मान लो हिंदी है तो इसमें हम 5 भाग बना सकते हैं। पांच भाग ये हो गए, ये पूरी हिंदी है और इसमें 5 भाग बना दिए हमने अलग अलग क्षेत्र के। तो ये पांचों भाग उपभाषा के नाम से जाने जाएंगे। एक को कहा गया है पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिमी क्षेत्र की हिंदी है उसको पश्चिमी हिंदी के कह के पुकारते हैं। दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है राजस्थानी हिंदी, चौथा है बिहारी हिंदी और 5वां है पहाड़ी हिंदी। हमारी हिंदी को, हमारी हिंदी भाषा को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है, 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। हम कह सकते हैं हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। जो हिंदी पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, उसको पश्चिमी हिंदी कहते हैं। जो हिंदी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं, उसको पूर्वी हिंदी के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में जो हिंदी बोली जाती है उसे राजस्थानी हिंदी के नाम से जानते हैं। बिहार क्षेत्र में जो हिंदी बोली जाती है उसको बिहारी हिंदी के नाम से जानते हैं। और उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश की जो हिंदी है उसको हम पहाड़ी हिंदी के नाम से जानते हैं। तो हिंदी की भी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से साहब, अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी के अलग अलग रूप विकसित हैं। तो बस वही रूप उपभाषा कहलाते हैं। और हमारी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। हमारी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इस तथ्य को अगर आप समझ गए हो तो आगे बढ़ा जाए। समझ लीजिए हमारी हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, बोलिए आप सभी लोग, मन में दोहराइए, बोलिए, मुंह में उच्चारण करिए। 5 उपभाषाएं हमारी कितनी हैं? 5। कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। है तो सभी हिंदी, सभी में आपस में हिंदी के शब्द हैं, समानता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परिवर्तन है अलग अलग बोलने के लहजों में। अलग अलग क्षेत्र की हिंदी अलग अलग तरीके की प्रतीत होती है। तो इस वजह से हमने हिंदी को 5 भागों में बांट दिया है, जिसको हम कहते हैं उपभाषा। तो हिंदी के सबसे प्रारंभिक जो भाग किए गए हैं वो 5 किए गए हैं, उनको हम उपभाषा के नाम से जानते हैं। तो उपभाषा कितनी है बच्चों? 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तथ्य के बाद अगला तथ्य, बोली की तरफ बढ़ना है हमें। अब हम आ गए हैं बोली पे, कि बोली किसे कहते हैं। उपभाषा तो समझ गए, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में हमने जो हिंदी को बांटा है, हिंदी के जो भाग किए हैं उनके लक्षण के आधार पर, उसको तो हमने उपभाषा कहते थे। अब बोली किसको कहते हैं बच्चों? बोली उपभाषा से भी छोटा क्षेत्र कवर करती है। हाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक भाषा में कई उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा में कई बोलियां होती हैं। तो आइए समझते हैं बोली किसको कहते हैं। किसी भाषा का वह रूप जो किसी छोटे क्षेत्र में यानी स्थानीय व्यवहार में प्रयोग किया जाता है उसे बोली कहते हैं, या वो वह बोली कहलाता है। किसी भाषा का वह रूप जो किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग किया जाता है बोली कहलाता है। छोटे क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र का मतलब क्या है? कुछ गांव, 1-2 नगर, 1 जिला, मतलब स्थानीय स्तर पे जो सिर्फ बोला जाए, जिसको लिखा ना जाए, जो भाषा सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। हिंदी का वो रूप, हिंदी भाषा का वो रूप जो सिर्फ बोला जाता है, लिखा नहीं जाता, उसको हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं बच्चों। आप देखिए, आप मैनपुरी से संबंधित हैं, मैं मैनपुरी से संबंधित हूं, तो हमारे स्थानीय क्षेत्र में, हमारे जो लोकल स्तर पर जो भाषा बोली जाती है, कैसे बोलते हैं? और भैया कहाँ जा रहे हो है, क्या कर रहे हो तू, और सुना कैसो हालचाल है। तो जवारी भाषा जो है भैया, वह लिखी जाते है का? लिखी ना जाते हैं, जो सिर्फ बोली जाते हैं।
और जिस दिन बच्चों ये भाषा, ये जो स्थानीय स्तर की जो भाषा है, जिस दिन ये लिखी जाने लगेगी उस दिन इसको बोली के दर्जे से हटाकर उपभाषा का या भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। उस दिन फिर इसको बोली ना कह के भाषा कहकर संबोधित करने लगते हैं। क्यों? कोई भाषा जब तक सिर्फ बोली जाए, लिखी ना जाए, तभी तक उसको बोली कहा जाता है। तो आइए फिर से समझिए कि किसी भाषा का वह रूप जो किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग किया जाता है बोली कहलाता है। अब इसका साहित्य के आधार पर क्या परिभाषा बनती है उसको भी देख लेते हैं। साहित्य के आधार पर बोली किसको कहेंगे? किसी भाषा का वह रूप या किसी भाषा का वह स्थानीय रूप। स्थानीय इसलिए क्योंकि ये विशेष स्थान से, छोटे क्षेत्र से संबंधित है। किसी भाषा का वह स्थानीय रूप जिसका कोई लिखित रूप देखने को न मिलता हो तथा जिसका अपना कोई साहित्य ना हो। भाई जब लिखी नहीं जाती है तो साहित्य कैसे होगा? जब किसी भाषा में कुछ लिखा जाता है तब साहित्य बनता है। जब वो कोई भाषा लिखी ही नहीं जाती है तो साहित्य कहां से होगा? तो वही कहा जा रहा है कि किसी भाषा का वह स्थानीय रूप जिसका कोई लिखित रूप देखने को ना मिले और जिसका अपना कोई साहित्य ना हो, जो किसी स्थान की सिर्फ बोलचाल की भाषा हो, बोली कहलाती है। यह इसकी साहित्यिक परिभाषा है। आपसे पेपर में पूछे कि बताइए भाषा का वह रूप जो सिर्फ बोला जाए, लिखा ना जाए, उसको क्या कहेंगे? उपभाषा कहेंगे, बोली कहेंगे, भाषा कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहेंगे? तो आप क्या उत्तर देंगे? जो सिर्फ बोला जाए, लिखा ना जाए। तो जो सिर्फ बोला जाए, लिखा ना जाए, उसको तो बोली कहते हैं साहब। इस रूप को, भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, जिसका कोई लिखित साक्ष्य ना हो, जिसमें लिखित कोई साहित्य ना हो, उस भाषा को हम क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। और ये क्षेत्र विशेष की भाषा होती है, सिर्फ बोलने में प्रयोग की जाती है। एक तथ्य ध्यान दें कि जब किसी बोली का विस्तार हो जाए, कई बार बोलियां इतनी फेमस हो जाती हैं, जैसे भोजपुरी बहुत फेमस हो गई साहब। ब्रज बोली थी लेकिन बहुत फेमस हो गई, विस्तार पकड़ गई। अवधी बहुत विस्तार पकड़ गई। तो जब कोई बोली का विस्तार हो जाए और उस बोली में साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं, साहित्यिक रचनाएं मतलब वैसे तो बोली लिखी नहीं जाती है, लेकिन कोई व्यक्ति उस बोली को लिखने लगे, कई सारे साहित्यकार उस बोली को लिखने लगे, उसमें रचनाएं करने लगे, तो उसे बोली के दर्जे से बदलकर भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे ब्रज बोली को ब्रज भाषा, अवधी बोली को अवधी भाषा कहा जाने लगा, जैसे भोजपुरी बोली को भोजपुरी भाषा कहा जाने लगा। जब कोई भाषा, जब कोई बोली लिखी जाने लगे, विस्तार हो जाए, उसका फेमस हो जाए, साहित्य जगत में फेमस हो जाए, लिखने भी लगे, तो उसमें बच्चों फिर भाषा के जितने भी लक्षण होते हैं वो सारे विद्यमान हो जाते हैं। फिर उसको हम भाषा कहकर संबोधित करने लगते हैं। कई सारी हिंदी की बोलियां हैं जो आज के समय में भाषा के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन चूंकि हम लंबे समय से उन्हें बोलियों के रूप में समझते आए हैं तो इसलिए हम उन्हें बोली कहकर ही संबोधित करते हैं, बोलियों के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, लेकिन वो दर्जा उनको भाषा का प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि उपभाषा क्या है और बोली क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं जो अलग अलग उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं। बच्चों यहां पर एक तथ्य मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कुछ पुरानी पुस्तकों में 17 बोलियां दी गई हैं। 17 हिंदी की 17 बोलियां हैं, वो भी तथ्य गलत नहीं है, वो पुराना तथ्य है, वो पुराना आंकड़ा है, वो पुराना शोध है। वर्तमान समय में बच्चों 18 बोलियां देखने को मिलती हैं। वर्तमान समय में हिंदी की कितनी बोलियां देखने को मिलती हैं? 18। तो अगर पेपर में ऑप्शन सिर्फ 17 दिया गया हो, 18 दिया ना गया हो, तो आप 17 को टिक करना। लेकिन यदि पेपर में 17 ऑप्शन ना हो, 18 ऑप्शन हो, तो आप उस समय फिर 18 को ही टिक करें, क्योंकि वर्तमान समय में हिंदी की कुल बोलियां जो 18 हैं। वो पुराना तथ्य था 17 वाला, ये नया तथ्य है। गलत दोनों जगह, अपनी जगह दोनों तथ्य सही हैं, लेकिन वर्तमान समय में 18 बोलियां संदर्भित हैं और पुराने समय में अभी 2, 4, 6, 10 साल पहले 17 बोलियां थी। शोध होते रहते हैं, खोजें होती रहती हैं, आंकड़े बदलते रहते हैं। तो आइए हिंदी की बोलियों को समझते हैं। हिंदी की 18 बोलियां हैं जो अलग अलग भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। मैंने पहले ही बताया था, हर राज्य के अंतर्गत, कई राज्यों के अंतर्गत या अलग अलग राज्यों के अंतर्गत अलग अलग बोलियां होती हैं। एक भाषा में कई उपभाषाएं होती हैं और एक एक उपभाषा में कई कई बोलियां होती हैं। तो 18 बोलियां हिंदी की जो अलग अलग भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। पहले इन 18 बोलियों को एक बार देख लेते हैं, जान पहचान कर लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं इनसे, उसके बाद हम इनके अलग अलग तथ्यों को समझेंगे। आगे एक चार्ट में दूंगा आपको, जिसमें अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि किस उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं।
और वो उपभाषा या वो बोलियां किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, ये भी तथ्य मैं आपको समझाऊंगा एक चार्ट के माध्यम से। फिलहाल आप समझिए कि बोलियां कितनी हैं। देखिए टोटल 18 बोलियां, उनसे पहले मिल लेते हैं थोड़ा सा। खड़ी बोली, ब्रज बोली, बुंदेली, ब्रज भाषा कहूंगा आज के समय में तो इसे, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, 5 बोली होंगी बच्चों। ये 5 बोलियां जो होती हैं ना, इनको हम कहते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी के नाम से जानी जाती हैं। फिर अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ये 3 बोलियां आप देख रहे हैं, ये है पूर्वी हिंदी। ये पूर्वी हिंदी के नाम से जानी जाती है, आगे चल के समझेंगे। फिर पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, ये 4 जो बोलियां हैं बच्चों, ये राजस्थानी हिंदी के नाम से जानी जाती हैं। राजस्थानी हिंदी के नाम से ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और फिर आपकी मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 बोलियां बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ये जो हम लोगों ने उपभाषाएं पढ़ी थी ना 5 तरीके की, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, तो इनके अंतर्गत कौन की कितनी बोलियां आ रही वो मैं बता रहा हूँ। और ये कुमाऊनी, गढ़वाली तथा मंडयाली, ये 3 बोलियां जो हैं ये आती हैं पहाड़ी हिंदी के नाम से, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। ध्यान दीजिए 18 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मंडयाली, जिसका नाम हिमाचली भी है। हिमाचली कह के भी इसको संबोधित कर देते हैं। ये टोटल 18 बोलियां हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 18 की 18 बोलियां आपको पता होनी चाहिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? 5 बोलियां शुरुआत वाली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, 3 बोलियां उसके बाद की पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, 4 बोलियां बच्चों ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, 3 बोलियां ये 13 से 15 तक की बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, और फिर 16 से 18 तक की जो बोलियां हैं वो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसी तथ्य को मैं आगे और अच्छे से समझाता हूं आपको। एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको पहले तो अपना स्क्रीन का रेजुलेशन बढ़ा लीजिए, क्योंकि उसमें चार्ट बड़ा था तो हमें थोड़े अक्षर छोटे करने पड़े। तो अक्षर छोटे करने की वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा धुंधला दिखाई पड़े, तो आप अपना रेजुलेशन बढ़ा लेंगे तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी, आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। हेडिंग है हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां तथा उनसे संबंधित अपभ्रंश। बच्चों इस चार्ट को समझ लेने से कई तरीके के प्रश्न आपके परीक्षाओं में जो छूट जाते हैं वो हल हो जाएंगे। एक तरफ मैंने दिया है अपभ्रंशों के नाम, और फिर इन अपभ्रंशों से संबंधित कौन कौन सी उपभाषाएं हैं वो दी हैं कि ये उपभाषाएं किस अपभ्रंश से संबंधित हैं, और फिर इन अपभ्रंशों उपभाषाओं से संबंधित जो बोलियां हैं वो मैंने दी हैं। और ये टोटल केवल हिंदी की बोलियां और हिंदी की उपभाषाएं दी गई हैं। बस आप अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद आप वो सारे प्रश्न हल कर पाएंगे जो आपसे अक्सर अमूमन छूट जाते हैं। एक बात और मैं बता दूं, जैसे ही ये हिंदी भाषा का विकास चैप्टर खत्म होगा, मैं परीक्षाओं में आए हुए अच्छे अच्छे प्रश्न इन्हीं जो विषय मैं पढ़ा रहा हूं उसी से संबंधित आपके लिए लेके आऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमारी 5 उपभाषाएं हैं, पहले इनको समझते हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी को मुख्य 5 भागों में बांटा गया है, और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत टोटल 18 बोलियां आती हैं। अब कौन सी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है ये आपको अच्छे से समझना है। जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी खड़ी बोली, जिसको कौरवी कहकर भी संबोधित किया जाता है। कौरवी खड़ी बोली को इसलिए कहते हैं बच्चों, वैसे तो खड़ी बोली आज के समय में मानक हिंदी के नाम से जानी जाती है, पूरा देश इसको समझता है, पूरा देश इसको पढ़ता है, क्योंकि खड़ी बोली का ही मानकीकरण किया गया है भारत सरकार के द्वारा, इसी को मानक भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो खड़ी बोली को लेकिन पहले समय में कौरवी कह के संबोधित करते थे। क्यों? क्योंकि ये हस्तिनापुर की भाषा थी बच्चों। हस्तिनापुर का क्षेत्र तो आप जानते ही होंगे, मेरठ वाला जो एनसीआर का क्षेत्र है, वो पूरा क्षेत्र कौरवों के संबंधित था। कौरवों से संबंधित इसलिए उसकी भाषा जो थी वो कौरवी कही जाती थी, और कौरवी ही आगे चलकर खड़ी बोली के रूप में विकसित हुई। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौरवी बोली को खड़ी भाषा कहकर किसने संबोधित किया, तो अमीर खुसरो आप लोगों को पता होगा। अमीर खुसरो वो व्यक्ति हैं जिसने खड़ी बोली का नाम दिया है कौरवी को। तो
खड़ी बोली है एक जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, दूसरी ब्रज बोली या ब्रज भाषा, वो भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, तीसरी बुंदेली। अच्छा, ब्रज का क्षेत्र आपको पता ही होगा, ब्रज का क्षेत्र आपको मथुरा हो गया, आगरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, एटा हो गया है, मैनपुरी हो गया, कुरावली हो गया, इटावा का कुछ क्षेत्र आ जाता है इसमें, जसराना आ जाता है, तो ये क्षेत्र जो है ब्रज के हैं। उसके बाद बुंदेली, बुंदेलखंड की बोली बुंदेली, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने बहुत सुनी कहानी थी, आप लोग एक प्रोग्राम देखते होंगे, भाभी जी घर पे हैं और हप्पू सिंह की अल्टन पल्टन, उसमें हप्पू सिंह की जो भाषा है वो बुंदेली ही है। आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसका नाम है पान सिंह तोमर, तो पान सिंह तोमर की जो बोली है उसमें आप सुनिए ध्यान से उसको, वो बुंदेली है। हमारे लाने का कर दो तुमने हमारे लाने, तो इस टाइप की जो बोली है वो बुंदेली है। और बुंदेली भी किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कन्नौजी, फर्रुखाबाद, छिबरामऊ, कन्नौज, गुरसाएगंज, ये यहाँ की बोली कौन सी है? यहाँ की बोली कन्नौजी है। और कन्नौज से संबंधित एक तथ्य आपको पता होगा कि राजकुमारी संयोगिता जो राजकुमारी थी पृथ्वीराज चौहान की पत्नी, वो कहाँ की थी? कन्नौज की थी। और कन्नौज की बोली कौन सी है? कन्नौजी। हरियाणवी, हरियाणवी बोली जो है जिसको बांगरू कह के संबोधित करते हैं, बांगरू वहाँ का एक स्थानीय नाम है, बांगरू बोली को हरियाणवी कहा जाता है। हरियाणवी के कई रूप हैं, तो बांगरू जो स्वरूप है हरियाणवी का वो पश्चिमी हिंदी में आता है बच्चों। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 5। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 5। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। खड़ी बोली के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी जो हिंदी की एक उपभाषा है, इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। फिर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 बोलियां आती हैं। अवधी, अरे कौन नहीं जानता अवधी, अभी तो रामलला का टाइम ही चल रहा है, राम राज्य की संकल्पना कर रहे हैं हम लोग। अभी हाल ही में तो देखिए राम मंदिर की स्थापना हुई है। रामचरितमानस किस में लिखा गया? बैसवाड़ी अवधी में लिखा गया है। रामचरितमानस अवधी बोली में लिखा गया। राम का मंदिर कहाँ है? अवध में है। तो अवध की जो बोली है अवधी, वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी और बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली बच्चों ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए फलां बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, बताइए फलां बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। अपभ्रंश पे भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए किस उपभाषा से कितनी बोलियां आती हैं, किस उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, इस तथ्य को अच्छे से समझा जाए पहले। फिर उसके बाद बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी आपको पता ही होगा, बिहार की हिंदी, बिहार क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी। और वहाँ हिंदी के 3 वर्जन फेमस हैं, 3 वर्जन, 3 बोलियां हैं वहाँ पे फेमस। कौन सी? एक मगही, मगध की, मगही को आप समझ सकते, मगध से बनी है मगही। मगध की असली भाषा जो पटना क्षेत्र की भाषा है वो तो मगही है। फिर मैथिली, मिथिला की भाषा मैथिली। और फिर भोजपुरी जो पूरी दुनिया में, मॉरिशस के तो, मॉरिशस देश की तो राष्ट्रभाषा वहाँ की तो ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा है भोजपुरी। और उत्तर प्रदेश में भी भोजपुरी बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। दिल्ली के अंतर्गत भोजपुरी बोलने वाले बहुत सारे, भारत भर में भोजपुरी बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। दुनिया के कई देशों में भोजपुरी बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 जो बोलियां हैं बच्चों वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर आती है राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी हिंदी के बच्चों 4 वर्जन हैं, 4 वर्जन। राजस्थानी हिंदी के 4 वर्जन हैं, 4 बोलियां हैं। एक है पूर्वी हिंदी, एक है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी राजस्थानी, एक पश्चिमी राजस्थानी, एक उत्तरी राजस्थानी और एक दक्षिणी राजस्थानी। अब इनको दिशाओं के हिसाब से भी समझ लीजिए और इनको स्थानीय नामों से भी जान लीजिए। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी या डुनारी कह के संबोधित किया जाता है, पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कह के संबोधित किया जाता है, और उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कह के संबोधित किया जाता है, और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी कह के संबोधित किया जाता है। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी या डुनारी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी आती हैं। अब कई बार परीक्षाओं बच्चों ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए मेवाती कौन सी राजस्थानी है, मेवाती कौन सी राजस्थानी है, बताइए जयपुरी कौन सी राजस्थानी है, बताइए मारवाड़ी कौन सी राजस्थानी है। तो इसके लिए एक हम छोटा सा एक यहाँ पे चार्ट ड्रॉ कर देते हैं, इसको समझ लेते हैं नक्शे के हिसाब से। मान लीजिए हमने ये किए ऐसे, मान लो ये राजस्थान है, मान लो। अब इसमें हम अगर हम दिशा के हिसाब से देखें तो ऊपर वाला क्षेत्र होता है उत्तर, नीचे वाला क्षेत्र होता है दक्षिण, इधर वाला क्षेत्र है पूर्व और इधर वाला क्षेत्र है पश्चिम।
तो अब अलग अलग दिशाओं में कुछ बच्चों कुछ क्षेत्र हैं, जो कुछ नगर हैं जिनको आप जान लीजिए। पूर्व क्षेत्र में है जयपुर। आप कभी राजस्थान के नक्शे में जाइएगा, आपको पूर्व में मिलेगा जयपुर। आपको मारवाड़ मिलेगा पश्चिमी क्षेत्र में, मारवाड़ नाम की एक जगह है पश्चिमी क्षेत्र में। और मेवात मिलेगा उत्तरी क्षेत्र में, मेवात आपको मिलेगा उत्तरी क्षेत्र में। और दक्षिणी क्षेत्र में आपको मिलेगा मालवा। मालवा का पठार भी आपने शायद सुना होगा, मालवा एक शहर भी है। ये 4 मुख्य नगर समझ लीजिए राजस्थान में। पूर्व क्षेत्र में है जयपुर, उत्तरी क्षेत्र में है मेवात, दक्षिणी क्षेत्र में है मालवा और पश्चिमी क्षेत्र में है मारवाड़। तो पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है जयपुरी, उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है मेवाती, और पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है मारवाड़ी, और दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है मालवी। तो हम कह सकते हैं पूर्वी राजस्थानी कौन सी है? जयपुरी। उत्तरी राजस्थानी कौन सी है? मेवाती। पश्चिमी राजस्थानी कौन सी है? मारवाड़ी। और दक्षिणी राजस्थानी कौन सी है? मालवी। तो ये आप याद कर लीजिए, परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत ये 4 बोलियां आती हैं। फिर आती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बच्चों 3 बोलियां आती हैं। पहले 2 ही आती थी, अब वर्तमान समय में 3 बोलियां इसमें शामिल करी गई हैं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। पहली है कुमाऊनी, कुमाऊं क्षेत्र में उत्तराखंड के बोली जाती है। गढ़वाली, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। और हिमाचल क्षेत्र में मंडयाली बोली जाती है बच्चों। जहां से मंडयाली आप समझ रहे होंगे कंगना रानावत, कंगना रानावत को तो जानते हैं ना आप लोग, वो जिस क्षेत्र से सांसद हैं वहां की जो बोली है वो हिमाचली, जिसको मंडयाली कहते हैं। मंडी क्षेत्र से ही तो है वो, मंडी में बोली जाए सो मंडयाली। तो कुमाऊनी, गढ़वाली और मंडयाली, ये 3 बोलियां बच्चों आती हैं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। अब ये बात तो समझ गए कि किस उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। अब ये भी समझ लिया जाए कि इन उपभाषाओं का विकास किस किस अपभ्रंश से हुआ है। तो बहुत जल्दी कम समय में हम इसको कवर करते हैं कि शौरसेनी भाषा से विकसित हुई है बच्चों पश्चिमी हिंदी की सारी बोलियां और पश्चिमी हिंदी। अर्धमागधी, अब अर्धमागधी क्यों? क्योंकि मगध के और शौरसेन मतलब शूरसेनी और मागधी के बॉर्डर पे बसे हुए जो क्षेत्र थे उन पे अर्धमागधी बोली जाती थी। तो अर्धमागधी से विकसित हुई है बच्चों पूर्वी हिंदी। और मागधी, मगध में बोली जाती थी मागधी, और उस मागधी से विकसित हुई है बिहारी हिंदी। और शौरसेनी से ही बच्चों विकसित हुई है राजस्थानी हिंदी। और खस अपभ्रंश से विकसित हुई है बच्चों पहाड़ी हिंदी। और ध्यान रखना, एक तथ्य आपको पता होना चाहिए कि खस जो अपभ्रंश है वो शौरसेनी अपभ्रंश से ही प्रभावित है या फिर उसी से विकसित माना जाता है। उसके लक्षण देखने को मिलते हैं इसमें। तो ये इन अपभ्रंशों से ये उपभाषाएं विकसित हुई हैं और इन उपभाषाओं के अंतर्गत ये बोलियां आती हैं। अब आपसे कभी ऐसे प्रश्न कर ले कि बताइए मैथिली बोली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए मैथिली बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। और बिहारी हिंदी किससे विकसित हुई है? साहब मागधी से हुई है। ऐसे करके याद करना है आपको। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम लोग फिर अगले सेशन पे मिलेंगे। और मैं आप सबसे एक निवेदन भी करता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता है तो वो इतनी तो उम्मीद रख सकता है आपसे। मैं आपको एक समय दे रहा हूं, अभी रात के 11-12 बज रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ घर परिवार छोड़ के। तो आपसे एक इतना तो निवेदन मैं कर ही सकता हूँ, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम 1 या 2 लोगों को ये शेयर कर दें क्लास, और साथ ही साथ लाइक कर लिया करें, कभी कभी 1-2 अच्छे कमेंट कर दिया करें, ताकि थोड़ा मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं भी आगे बढ़ूँ, मैं भी अपने मैनपुरी क्षेत्र के बच्चों का अच्छे से विकास कर पाऊँ, मैं भी उनको पढ़ा पाऊँ। जब आपके लाइक, आपके कमेंट मिलते हैं तो होता कुछ नहीं है इन नंबर से, लेकिन ये जरूर होता है कि आपकी सराहना होती है तो आपको प्रेरणा मिलती है काम अच्छा करने की। तो आपसे निवेदन है कि इसको लाइक कर दिया करें क्लास को। और याद रखिएगा ये सेशन लगातार चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, चरणबद्ध तरीके से चलेगा। हर चैप्टर के बाद यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र में प्रश्न लगवाए जाएंगे, आपको अलग अलग बढ़िया तरीके से क्लास का पूरा सिस्टम दिया जा रहा है। अभी भी आप नहीं कर पाए तो फिर किस्मत को मत कोसिएगा। अब आपके हाथ में हिंदी होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कर ही लिया होगा, और नहीं कर लिया है तो कर लें, और कर लिया है तो अपने यार दोस्तों को, सहेलियों को, जो भी आपके संपर्क में है उनको भी सब्सक्राइब करवाएं हमारा चैनल, और हमसे बने रहें, हमसे जुड़े रहें, हमेशा हमारा साथ देते रहें। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।